we are back again with one of the interesting topics. जब भी हम ओलंपियाड प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, राइट, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, बट हमें उनके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलते हैं. But don't worry, we are going to solve your problem with our most exceptional and experienced teacher, Miss Vibha. She is going to tell you how you can master your English Olympiads with few simple and easy steps. तो आज मैं उनसे वो क्वेश्चंस पूछूंगी आपकी साइड से कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती है हमें इंग्लिश ओलंपियाड्स में, और वो उन्हें आंसर करेंगी. So let's get started without wasting time. First of all, thank you Bloomcap for having me here to guide students, and thank you so much ma'am for such a nice introduction. I would love to answer all your questions. So ma'am, our first question from you is that what strategy students should take from the starting? जब हम इंग्लिश ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग सो दैट हम कोई चीज मिस ना करें? प्लीज लेट अस नो. या फॉर स्ट्रैटेजी आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप अपने एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो. उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस उस पर से फ्रेम होकर आ रहे हैं. सो रादर देन वेंडरिंग हेयर एंड देयर, आप उसी चीज़ पर फोकस कर पाओगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है. इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो हमें बेसिकली 3 पिलर्स पर काम करना होता है, विच आर रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. अब किसी स्टूडेंट का रीडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा, कोई हो सकता है वोकैब में बहुत अच्छा है. तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है आपको किस सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है, राइट. सो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कीजिए एंड देन स्टिक टू इट. स्टिकिंग टू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, 1 दिन 2 दिन फॉलो करते हैं, बस फिर छोड़ देते हैं, है ना. उसको हम फॉलो नहीं कर पाते फॉर लॉन्ग टाइम. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. आप अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट कीजिए कि अगर मैं इतना पढ़ लूँगा ना तो इसके बाद मैं ये वाला गेम खेलने जाऊँगा, अगर मैं इतना पढ़ लूँगा तो इसके बाद मैं कोई छोटा सा कुछ सीरियल देख लूँगा, है ना, कोई कार्टून देख लूँगा. सो अपने आप को छोटे छोटे अपने लिए रिवॉर्ड सेट करो, उससे आप टाइम टेबल को ईजिली फॉलो कर पाओगे. ऑलराइट, सो सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो. Definitely you will do good in your exams. Thanks a lot for sharing such a great strategy, ma'am. I'm very sure this is going to help the students a lot. Let's move to our next question. So my next question from you, ma'am, is that it's very common. This is an human behavior. हम हमेशा लिटरेचर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं बिकॉज वो हमें थोड़ा इजी लगता है, और इस वजह से हमारी ग्रामर थोड़ी सी वीक रह जाती है और वो फिर हमारे पूरे ओलंपियाड एग्जाम पे इम्पैक्ट डालती है. सो कैन यू टेल अस सम वे कि हम हर चीज को बैलेंस्ड आउट करके चलिए और हमारी ग्रामर भी उतनी ही स्ट्रांग रहे जितनी लिटरेचर रहती है? Over to you. Actually, very true, ma'am. I have also seen this trend among students. लिटरेचर पर फोकस करते हैं क्योंकि वो इजी लगता है और उस वजह से ग्रामर रह जाता है. बट डू यू नो, ओलंपियाड एग्जाम्स क्रैक करने के लिए ग्रामर इज मस्ट. उससे आप बच नहीं सकते हो बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन योर एग्जाम्स. ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले वही करना है, सिलेबस देखो क्या क्या टॉपिक्स आपके ग्रामर में आने हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ इट. जैसे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉइस है, नरेशन है, टेंसेज है, ये बेसिक है, ये आता ही आता है, राइट. तो आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखो. यू कैन फॉलो एनी बुक फॉर दैट. आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मॉक्स, ठीक है. आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतना ज़्यादा वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड सेम गोज फॉर ऑल द टॉपिक्स. आपको हर टॉपिक इसी तरह से प्रिपेयर करना है. पहले कॉन्सेप्ट किया, बेसिक सारा क्लियर किया, उसके बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. ओके, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एक्सेल इन ग्रामर एज वेल. What a profound answer, ma'am. Thanks a lot for that. So, moving ahead towards our next question. It is about mixing of topics. Yes. See, in English grammar, every topic is interconnected. Most of these things are very connected to each other. So, what happens, हम एक से दूसरे टॉपिक में उनके रूल्स को, उनके वे ऑफ यूसेज को कंफ्यूज कर देते हैं और हम अपने उसमें लैक कर जाते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉइस एंड नरेशन, हम उनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे वॉइस है, कहाँ पे नरेशन है, हम उन्हें कैसे चेंज करें, और उनके रूल्स में भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग एंड सम इजी थिंग्स कि वो ये प्रॉब्लम बच्चे कभी फेस ना करें, उनको सोल्यूशन मिल जाए? Yes, it happens. Actually, it used to happen with me as well during school days. अगर वॉइस कर लिया, उसके बाद नरेशन के क्वेश्चंस लगाने गए
तो वॉइस वाले रूल्स ही माइंड में घूमते हैं और वाइस वर्सा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इट्स नेचुरल, डू नॉट वरी एट ऑल, इट्स नॉट ओनली यू, इट्स ऑल ऑफ अस, ऑलराइट। So what you need to do here is to overcome all this confusion. What helped me is practice. Okay, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. However, if I talk about Olympiad exams, यहाँ पर आपके पास एक एडवांटेज है. Here you have MCQs. Okay, so options will help you a lot. तो ये जो रूल मिक्सिंग वाला कन्फ्यूजन होता है ना, ये MCQs में तो नहीं रहने वाला. But when it comes to subjective exams like your school exams, वहाँ पर आपको सारे लॉजिक, सारे रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट आंसर खुद देना है. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही हेल्प करेगा. आप पहले बेस क्लियर कर लो वॉइस का, नरेशन का. उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज लो जिसमें वॉइस और नरेशन दोनों के क्वेश्चंस मिक्स हो, उसकी प्रैक्टिस करो. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा एक्सेल करोगे, उतना ज़्यादा आप ये सारी कन्फ्यूजन से बहुत दूर हो जाओगे. Alright, so practice will help you here. Oh my god, again, very, very informative answer. So ma'am, now the next question is actually a very good question. जब भी हमें ओलंपियाड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, तो क्या हमें उसमें पूरे सारे ग्रामर के रूल्स बिल्कुल परफेक्टली आने चाहिए? क्या हमें सारी ग्रामर बिल्कुल अच्छे तरह से आनी चाहिए, या फिर कोई एक अच्छा सिंपलर वे है कि हम हर चीज को कवर अप करते हुए चलें और हमारा एरर डिटेक्शन भी अच्छी तरीके से हो? प्लीज टेल अस दीज वेज कि जिनसे हम अपनी एरर डिटेक्शन को बहुत ईज आउट कर सके और हमारे पर ये प्रेशर ना रहे कि हमें ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ के जा रहे हैं. प्लीज गिव द टिप्स फॉर द सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जितना स्टूडेंट्स को लगता है ना कि इतने सारे रूल्स हैं कैसे याद करें, तो वो इतने सारे नहीं है एक्चुअली. अगर आप कंसेप्चुअली देखोगे ना तो हमने 4 to 5 रूल्स ऐसे ही बना रखे होते हैं, होता वो एक ही है. उसी में से आप चाहे 10 रूल्स बना दो, अगर आप कॉन्सेप्ट पर जाओगे ना तो एक रूल दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है. सो रादर देन मेकिंग 4 or 5 रूल्स आउट ऑफ दैट वन रूल, फॉलो दैट वन रूल जिसमें आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो इंटरकनेक्टेड है वो कवर हो जाएं. ऑलराइट, सो यही चीज़ है. तो उससे आपको एक तो ये नहीं दिखेगा कि इतने सारे रूल्स हैं, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने नहीं है जितना हमने सोच रखा है यहाँ पर. ऑलराइट, सेकेंडली अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपने रूल्स कर लिए उसके जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, 10, 20, 30 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए एक रूल के, तो आपको वो मगअप वाली चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, है ना. आपको उसको क्रैम नहीं करना पड़ेगा. जब क्वेश्चंस में वो आप बार बार उस रूल को देख लोगे ना, वो ऑलरेडी यहाँ फीड हो जाता है और एग्जाम तक रहता है. ओके, सो आपको यही करना है. सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है उनको एक साथ एक रूल में कवर करो, ठीक है. उसके बाद उस रूल के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो. उसको बहुत सारे क्वेश्चंस में जब देख लोगे ना तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना, और वो आपको रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू हियर. Again, a very informative answer, ma'am. Let's move to our next question. It's about the core and the base of grammar, parts of speech. ये हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक जो हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पर जब भी हम उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, कैसे? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना कैसे. हम करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. सो कैन यू प्लीज टेल अस अ मेथड एंड अ एक्यूरेट मेथड कि हम इनकी आइडेंटिफिकेशन को इजी कर सके? Yes, parts of speech indeed is very, very important. It is the base of grammar. And you know what the best part is? Just by learning to identify parts of speech, you will be able to answer a lot of questions. Yes, just by learning to identify parts of speech. And I'll tell you how. Sometimes options इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, या कई बार ऐसा होता है हमने वो वर्ड्स कभी सुने ही नहीं होते. पर उस केस में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड वर्ब है, या ये पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली कर सकते हो, नो मैटर आपको उसका मीनिंग पता है या नहीं पता है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली. वन इज सफिक्स मेथड. उसमें आपको सफिक्स देखना होता है, जैसे OUS या फिर ABLE, एबल जिसके एंड में आ रहा है, वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, या ITY, ION, इस तरह के सफिक्स आ रहे हैं तो वो वर्ड्स नाउन होते हैं. सो एक तो होता है सफिक्स मेथड, जिसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. सेकेंड मेथड होता है बाय आस्किंग अ वर्ब अ क्वेश्चन.
वर्ब से क्वेश्चन करो। अगर आपको वर्ब से क्वेश्चन करने पर आंसर मिल रहा है व्हाट या whom का, तो वो पर्टिकुलर वर्ड आपका नाउन होता है। या अनदर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ब से आंसर मिल रहा है हाउ का, तो वो वर्ड आपका एडवर्ब होता है। सो दैट्स हाउ, ये आपका सेकेंड मेथड है, वर्ब से क्वेश्चन करो और उससे आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ये है। So that's how, with the help of these two methods, you can easily learn to identify parts of speech of all the words. And that will help you a lot in your exams. That was an amazing answer, ma'am. I liked it a lot and it's going to be very helpful for all the kids out there. So let's move to our next question, ma'am. So the next question is that जो हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, क्योंकि वो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो टेंसेस हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, हर जगह वो हर सेंटेंस में आते हैं। सो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में फॉर्म ऑफ वर्ब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और V1 ING, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING में, उनके यूज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां उन्हें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है वहां V1 ING कर देते हैं, जहां V1 ING वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो कैन यू प्लीज टेल अस सम टिप्स कि ये कंफ्यूजन और ये मिस्टेक्स अवॉइड हो सके? Over to you. Yes, there are some concepts which can help you in overcoming this confusion of V1 and V1 plus ING. For example, you should know that a preposition always takes V1 plus ING with it, except preposition to. To के साथ हम V1 का यूज करते हैं, जिसको हम infinitive भी कहते हैं। However, एक छोटा सा exception होता है जो आपको help कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके एंड में टू आता है बट फिर भी उनके साथ V1 प्लस ING यूज होता है। For example, look forward to, in addition to, likely to, prone to, due to, addicted to, and there are a lot more phrases like this, जिनके एंड में to होते हुए भी वो V1 plus ING ही लेते हैं। So yeah, by knowing concepts like this, you can definitely overcome this confusion of V1 and V1 plus ING. Great answer, ma'am. Thanks a lot for it. So let's jump on to our next question, and it is about subject-verb agreement. Yes. So whenever I say subject verb agreement, my main reason to take up this topic is that ma'am, बच्चे इसमें रूल्स जानते हैं, उसका यूज भी जानते हैं, बट उसे अप्लाई नहीं कर पाते, उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसी टिप्स बता सकती हैं जिससे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से हमारा अग्रीमेंट हो जाए और हमें उसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए? Please tell us some tips like that. Yes, subject verb agreement की अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। और स्टूडेंट कहाँ पर फंसता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में। कॉन्सेप्ट सभी को पता होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। प्रॉब्लम यही आता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में ही कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज इट विद द नाउन्स। नाउन्स में हमने पढ़ा होता है कि एंड में एस और ईएस आ रहे तो वो प्लूरल है, बट वर्ब्स का कॉन्सेप्ट जस्ट ऑपोजिट है। अगर आपके वर्ब में एंड में एस और ईएस आ रहा है तो वो सिंगुलर होती है एक्चुअल में। ओके, सो मेक्स इज अ सिंगुलर वर्ब एंड मेक इज अ प्लूरल वर्ब। Okay, so just by knowing this concept, you can save yourselves from making a lot of mistakes in exam. Again, an exceptional answer, ma'am. It's going to help a lot of students out there. So let's move to our next question. So it's about reading comprehension. हमें unseen passages आते हैं Olympiads में, English Olympiads में, and we get confused. Even हमें multiple choices दे रखी होती हैं, because वो बहुत सेम होती हैं, and we are very, हम confused हो जाते हैं हमें क्या पिक करना चाहिए। तो हम इन प्रॉब्लम्स को जो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ फेस करनी पड़ती है, हम उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं और हम अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं? प्लीज लेट अस नो। एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। मतलब उनके माइंड में ना एक ये कंफ्यूजन बहुत चलता रहता है कि पहले पूरा पैसेज पढ़ लें फिर क्वेश्चंस पर आएँ, या पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लें फिर पैसेज पर जाएं। सो बोथ अप्रोचेज आर एसेंशियल। हाउ डिपेंड करता है आपका पैसेज किस टाइप का है, उसके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शॉर्ट पैसेज है तो बेटर होगा आप उस पैसेज को पहले रीड कर लो फिर क्वेश्चंस पे जाओ। बट अगर लॉन्ग पैसेज है उस केस में आपको देखना होगा आपके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सो बेटर अप्रोच होता है क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच। आप क्वेश्चंस पर जाओ, कीवर्ड्स को मार्क करो, ठीक है, और फिर उन कीवर्ड्स को पैसेज में ढूंढो और उसके आसपास आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बट अगर क्वेश्चंस में कीवर्ड्स ही नहीं है, जो आपका सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज होता है जिसमें क्वेश्चंस में कीवर्ड्स नहीं होते,
उस केस में फिर आपको यही करना होता है, आपको पूरे पैसेज को थरली रीड करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाकर उनका आंसर करना होता है. सो बोथ द अप्रोचेज आर असेंशियल. क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच भी यूजफुल है और पैसेज फर्स्ट अप्रोच भी यूजफुल है. डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चंस है या किस टाइप का पैसेज है. एंड व्हेन इट कम्स टू एनहांसिंग रीडिंग स्किल्स, तो उसके लिए ज़रूरी है रीड करना. दैट कैन हेल्प. ओके, सिर्फ आपकी रीडिंग ही उसमें हेल्प कर सकता है. अब क्या पढ़ें? सो स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स और बुक्स ऑफ योर चॉइस. जो आपको पसंद है, जो भी जॉनरा आपको पसंद है, उसकी बुक्स उठाकर पढ़ना स्टार्ट करो, उस जॉनरा के आर्टिकल्स रीड करना स्टार्ट करो. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू स्टार्ट. इवेंचुअली योर रीडिंग स्किल्स विल improve. Thank you so much, ma'am, for such a great advice. Let's move to our next question now. It's about vocabulary. Now, I would like to tell all the students out there, I am not sure of it about the whole number, but around more than 1 lakh words are there in English. So, my question is related to this only. We cannot learn them, right? Ratification is not the point over here. So, ma'am, please tell us some tricks कि जब हमें ये वर्ड्स आते हैं डिफरेंट हमारे एग्जामिनेशन में, हम अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव करें कि हम इन आंसर्स लाइक सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं ऑफ द वर्ड्स जिनके हमें मीनिंग भी नहीं पता होता है. सो प्लीज लेट अस नो कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वोकैबुलरी स्किल्स इन दिस सेंस. Yes, vocabulary is often a point of worry for most of the students. So, I just want to discuss two methods here to enhance your vocabulary skills. And believe me, these two methods are just amazing. First one is your root word method, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी रूट वर्ड पिक करना है. रूट वर्ड्स बेसिकली हमारे लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिससे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स बने हैं. सो पिक एनी रूट वर्ड, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो कवर कर लो एक साथ. फॉर एग्जाम्पल, एक रूट वर्ड है CON, जिसका मतलब होता है विद या फिर थरली. अब आपको जितने भी वर्ड्स ऐसे दिखेंगे जिसमें CON होगा, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा विद या फिर थरली से. फॉर एग्जाम्पल, कनेक्ट. कनेक्ट इज वॉट? कनेक्ट इज व्हेन यू जॉइन समथिंग विद समथिंग एल्स. तो इसमें विद आया, राइट? तो इस तरह से, इस मेथड से आप बहुत सारे वर्ड्स एक साथ कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल रूट वर्ड, राइट? सेकेंड इंटरेस्टिंग मेथड है निमोनिक्स मेथड. एंड बिलीव मी, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी वर्ड पिक करना है, उसको आपको रिलेट करना है. ठीक है, जितने भी फनी तरह से उसको रिलेट कर सको अपनी लाइफ से, किसी पर्सन से, किसी फ्रेंड से, मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, उससे कोई सेंटेंस फ्रेम कर लो जिससे आपको वो वर्ड लॉन्ग टाइम तक याद रहे. रादर देन क्रैमिंग, ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है निमोनिक्स मेथड. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एनविसेज, जिसका मतलब होता है टू इमेजिन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. नाउ, इसको याद करने की ट्रिक क्या है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ. एनवी नाम की लड़की का वीज़ा लग गया एट अ वेरी यंग एज, एंड नाउ शी इज इमेजिनिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेरी इजीली, राइट? एंड दैट टू फॉर अ लॉन्ग टाइम. So yeah, these two methods can definitely help you. One is root word method, another one is mnemonics method. Oh my god, what again a very bright advice, and it's going to be really very helpful, ma'am, because vocabulary is such a tough topic which we not cover fully, but these tricks will help the students a lot. Let's move to our last question from you. Now my last question is very simple, ma'am. जब हम ओलंपियाड की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्या हमें सिर्फ एक बुक से स्टिक करना चाहिए और वी शुड लुक एट डिफरेंट मटेरियल्स? एंड प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को कुछ लास्ट मिनट के डूज एंड डोंट्स जरूर दीजिएगा सो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट जब वो ओलंपियाड एग्जाम में बैठने जा रहे हो. Please let us know. Yeah, for that I would suggest first clear basics from any of the book. After that, practice questions. Practice questions from mock papers, previous year papers, and even if you feel that these questions are not enough and you need to solve more questions like this, so for that you can follow multiple books or multiple sources. There is no problem in that. ठीक है, तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो किसी भी एक बुक से, उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. बट या अगैन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं से आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जा रहे हैं, सो दैट आप उसी टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करो रादर देन वैंडरिंग हियर एंड देयर. So at last I would suggest that stay calm, stay hydrated, stay positive before going to the exam, and
जस्ट ट्राई गिविंग योर बेस्ट विदाउट वरिंग मच अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि कई बार हम रिजल्ट के चक्कर में ब्लंडर कर जाते हैं एग्जाम्स में. सो टू अवॉइड दैट, just try giving your best. Okay, all the best. I'm very sad that this session is ending now with you, ma'am. It has been such a great session with all the answers, such a very grateful ones. So all the students out there, hope we have answered your questions. And if you have any doubts, you can reach out to us. We will address them. Please connect with us. So let's meet in our next videos. Till then, take care of yourself. Bye-bye.